सिर्फ तख्ता नहीं पलटना हमें, बल्कि महाराज वीरेंद्र सिंह, रानी चंद्रकांता और उसके दोनों पुत्रों को तड़पा के रुला रुला के मारूंगा मैं। चुनीलाल इतना मूर्ख नहीं है जो अपनी चालों का पता तुम्हारे सुरक्षा प्रमुख को लगने देगा। अब हमें ही महल में आकर उस चुनीलाल से मिलना पड़ेगा। अब यह विवाद करने से कोई लाभ नहीं। जब तारा सिंह जी जीवित नहीं रहे तो तेज सिंह जी को शिवगढ़ भेजकर उनके प्राण संकट में नहीं डालने चाहिए। प्रणाम मान सिंह जी। तुम्हें किसी ने यहाँ आते हुए देखा तो नहीं कर्नल? नहीं, क्योंकि जिस मार्ग से मैं आया हूँ उसे आपके और बिजली के सिवा कोई जानता ही कहाँ है। लेकिन तुम यहाँ अचानक आए क्यों? ये चुनीलाल जी का संदेशा देने। मान सिंह जी, हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे प्रिय भाई की मौत अभिमन्यु के हाथों इस तरह होगी। हम अपने भाई की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। भाई की मौत ने हमारे मन में वीरेंद्र सिंह से जल्द बदला लेने की ठान ली है। इसलिए हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी जासूस बिजली ने युवराज इंद्रजीत के सिंह में अपना रंग जमाया कि नहीं। हम वीरेंद्र सिंह की तबाही उसकी संतान से शुरू करना चाहते हैं, फिर चंद्रकांता और आखिर में वीरेंद्र सिंह की बारी। हमारा पैगाम पढ़ते ही करनाल के साथ फौरन जवाब भेज दीजिए। चुन्नीलाल को हमारा संदेशा पहुंचा देना कि हमने उनकी योजना पर कार्य आरंभ कर दिया है और अति शीघ्र ही बिजली युवराज को अपने वश में कर लेगी। उसने इंद्रजीत के मन पर अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे युवराज शिवगढ़ की राजकुमारी को भूलने लगे हैं। जैसे ही उनकी योजना का प्रथम चरण पूर्ण होगा, हम उन्हें सूचित कर देंगे। लेकिन तुम यहां इस तरह अब कभी मत आना। अब जाओ। अगर किसी ने तुम्हें यहां देख लिया तो मेरी स्वामी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ठीक है मान सिंह जी। संग्राम सिंह, बड़े चिंतित लग रहे हैं आप। सब ठीक तो है ना? मान सिंह जी, अभी अभी हमने गलियारे में उस करनेल सिंह को जाते हुए देखा। करनेल सिंह को? ये भला कैसे हो सकता है? अरे करनेल सिंह का इस महल में भला क्या कार्य हो सकता है? हम भी यही सोच रहे हैं कि वो करनेल सिंह किससे मिलने आया था, और वो भी रात के वक्त चोरों के भांति। ये तो बहुत चिंता का विषय है। अगर वो आपसे मिलने नहीं आया, मुझसे मिलने नहीं आया, तो किससे मिलने आया था? और वैसे भी करनेल सिंह राजा वीरेंद्र सिंह के स्वामी भक्त शमशेर सिंह का बेटा है। उस पर संदेह? कूटनीति है संग्राम सिंह जी, कूटनीति। हमें हर किसी पर संदेह करना चाहिए, आपको हम पर और हमें आप पर। ये आप क्या कह रहे हैं मान सिंह जी? कूटनीति, कूटनीति यही कहती है संग्राम सिंह जी। हम इसकी समझ जांच करवाएंगे। हम इसका आदेश देते हैं कि इसकी पूरी जांच की जाए। ठीक है मान सिंह जी, परंतु हमें इसी समय हमारे दोनों युवराजों की सुरक्षा
बढ़ा देनी चाहिए ताकि कोई भी शत्रु उन्हें हानि नहीं पहुंचा सके। बिजली, तुमने अचानक हमें इस गुप्त स्थान पर क्यों बुलाया है? क्या तुम युवराज को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो गई हो? नहीं मान सिंह जी, किंतु हमें पूरा भरोसा है कि अति शीघ्र हम उन्हें अपने वश में करके आपकी योजना को सफल करने में सक्षम होंगे। फिर तुमने हमें यहाँ क्या कहने के लिए बुलाया बिजली? यही कि चुनारगढ़ में चुन्नी लाल जी पहुंच चुके हैं। हमें अभी अभी अपने गुप्तचरों से पता चला है। ये तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है बिजली। उन्होंने नौगढ़ से चुनारगढ़ पहुंचने की सूचना हमें पहले ही पहुंचा दी थी, और अब तो उन्होंने काजल और कर्नैल सिंह को भी अपने पास बुला लिया है। किंतु आपने हमें क्यों नहीं बताया? हर बात बताने का एक समय होता है बिजली। हम नहीं चाहते कि हमारी मिली भगत का जरा सा भी संदेह संग्राम सिंह को हो। और चुन्नीलाल ने जो योजना बनाई है वो बीच में ही ध्वस्त हो जाए, और चुनारगढ़ और विजयगढ़ को हथियाने का जो हमारा सपना है वो भी बिखर जाएगा। बिजली और काजल के रहते आपके ये मधुर सपने कभी भी नहीं टूट सकते मान सिंह जी। इधर हम इंद्रजीत को अपने वश में करेंगे और उधर काजल महाराज वीरेंद्र सिंह को, और ये होते ही वीरेंद्र सिंह के समस्त राज्य आपके और चुन्नीलाल के वश में हो जाएंगे। अभी अभी कर्नैल सिंह चुन्नीलाल का संदेशा देकर गया है। चंडीलाल की हत्या से उनके भाई चुन्नीलाल को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है, इसलिए हमें अंदेशा है कि उनकी योजना में कुछ उलटफेर न हो जाए। और उससे भी बड़ी चिंता का विषय है कि कर्नैल सिंह को संग्राम सिंह ने महल से वापस जाते हुए देख लिया है, इसलिए वो महल में अब हर किसी पर संदेह करेंगे। अब हमें अपना कार्य और भी सतर्कता से करना है ताकि युवराज इंद्रजीत सिंह को ढाल बनाकर महाराज वीरेंद्र सिंह के विरुद्ध बगावत के लिए खड़ा कर दिया जाए। महाराज की जय हो। क्या बात है पद्मनी, तुम्हारे चेहरे पे ये चिंता की लकीरें कैसे दिखाई दे रही हैं? महाराज, कर्नैल सिंह महल से लुप्त हो गया है। गुप्तचरों ने सूचना दी है कि चुन्नीलाल और काजल से मिलने के पश्चात वो अचानक ही महल से बाहर चला गया और अंधेरे में कहीं खो गया। महल से बाहर निकलने के पहले उन्होंने किसी सुरक्षा रक्षक को भी सूचित नहीं किया? नहीं महाराज, मैंने महल के हर द्वार के हर सुरक्षा रक्षक से पूछकर देख लिया, परंतु उसने बाहर जाने के लिए किसी को कोई सूचना नहीं दी। और सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है महाराज कि कर्नैल सिंह ने बाहर जाने के लिए महल का कोई मुख्य द्वार नहीं बल्कि किसी गुप्त मार्ग का उपयोग किया है। ये क्या कह रही हो तुम पद्मनी? महल के गुप्त द्वार से निकलने का क्या कारण हो सकता है? ये तो चुन्नीलाल ही बता सकते महाराज। अवश्य चुन्नीलाल ने उसे किसी षड्यंत्र के लिए बाहर भेजा महाराज। और सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि कहीं बाबा रुद्रनाथ की बात सत्य ना हो जाए। उन्होंने साफ साफ ये भविष्यवाणी की थी कि चुन्नीलाल चुनारगढ़ के इस महल को दीमक की तरह नष्ट करने आए हैं। जब तक हमें चुन्नीलाल के विरुद्ध कोई प्रमाण, कोई साक्ष्य नहीं मिल जाता, हम उन पर आरोप नहीं लगा सकते। और पद्मनी, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अपने भाई का कटा हुआ शीश देखकर उन्होंने उसे कितनी बुरी तरह दुत्कारा था। महाराज, ये भी चुन्नीलाल की ही कोई चाल थी। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप उस पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिए और उसे तुरंत नौगढ़ वापस भेज दीजिए। पद्मनी, इस विषय पर हमने तुमसे कोई राय नहीं मांगी, और किसे कब कहां भेजना है इसका निर्णय हम करेंगे, क्योंकि यह हमारा कार्य है, तुम्हारा नहीं। तुम बस इतना पता लगाओ कि कर्नैल सिंह इतनी रात को क्यों और किससे मिलने गया था। चिंता मत करो चुन्नीलाल, विजयगढ़ से कर्नल कभी भी लौट कर आ सकता है। सारे सुरक्षा कर्मी उसकी तलाश में लगे हुए हैं। मुझे डर है कहीं उसके आते हुए सवाल न करने लग जाए।
प्रणाम चुन्नी महाराज। अरे कब वक्त, अरे मेरी देर क्यों हुई तुझे? हाँ, ये सब कुछ शक होने लग पड़ा। और पद्मिनी बात की तरह आंखें उखाड़े बैठी हम पर। कोई पूछे तो मत क्या विजयगढ़ से आए हो, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। चल बोल, खबर क्या है? उन्होंने कहा है कि जैसे अपनी योजना बनाई थी वह उसी पे कार्य कर रहे हैं, और बिजली ने भी युवराज के दिल पे दस्तक देना आरंभ कर दिया है। यानी शिवगढ़ की राजकुमारी का असर कम होने लग गया युवराज से, है? पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द ऐसा हो जाएगा। उधर बिजली ने युवराज को अपने वश में करना शुरू कर दिया है, और इधर मैंने महाराज वीरेंद्र सिंह को। अब इसमें कोई संदेह नहीं कि हम दोनों मिलकर पिता पुत्र को जल्दी ही अपना गुलाम बना लेंगे। अब महाराज वीरेंद्र सिंह का बुरा वक्त शुरू हो गया है और चुन्नीलाल का राजयोग। अब बहुत जल्द हम वीरेंद्र सिंह का तख्ता पलट देंगे और तड़पा तड़पा कर मारेंगे, तड़पा तड़पा कर। हमारे इन जंगलों में ये कौन दर्द भरा गीत गा रही है माखन सिंह? समीप ये गांव है महाराज, लगता है उसी गांव की कोई युक्ति है। तो ठीक है, परंतु इस वीराने में वो किसे पुकार रही है? ऐसा प्रतीत होता है कि वो किसी कष्ट में है। चलो देखते हैं। क्षमा कीजिएगा महाराज, आप यहाँ जंगल भ्रमण करने के लिए निकले हैं, फिर किसी अनजान युवती के लिए? माखन सिंह, हमारी सीमा में रहने वाला कोई अनजान नहीं, बल्कि हमारा अपना ही होता है। चलो। जब तक
काजल, तुम महल छोड़कर इस वीराने में किसे पुकार रही हो? नहीं महाराज, मैं तो यूं ही। हमसे छुपाने की चेष्टा मत करो और सत्य बताओ कि आखिर तुम्हें किसने इतनी पीड़ा पहुंचाई है जो तुम इस तरह यहां अकेली भटक भटक कर जैसे विरह की अग्नि में सुलग रही हो। महाराज, मुझे इस विरह की अग्नि में झुलसाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही डाकू कुंदन सिंह है जिसने मेरे बिरजू को अगवा किया। तो आप मेरी ये दुख भरी कहानी जानकर क्या कीजिएगा महाराज? काजल, तुम्हारे दुखों और कष्टों को दूर करना हमारा कर्तव्य है। शीघ्र बताओ कौन है बिरजू और उसे डाकू कुंदन सिंह ने किस वजह से अगवा किया है? महाराज, बिरजू मेरे लिए सब कुछ था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, किंतु कुंदन सिंह को पता नहीं उससे क्या दुश्मनी थी कि उसने उसी दिन उसका अपहरण किया जिस दिन हम दोनों का विवाह होने वाला था। और इन्हीं जंगलों में डाकू कुंदन सिंह ने मेरे बिरजू को अगवा किया था। इसलिए मुझे जब कभी उसकी याद सताने लगती है तो मैं सब कुछ भूलकर यहाँ चली आती और अपने खोए बिरजू को रो रो कर खोजती रहती हूँ। हम डाकू कुंदन सिंह को अवश्य दंड देंगे। तुम निश्चिंत रहो काजल, हम तुम्हारी नाकों में अब दोबारा आंसू नहीं आने देंगे और तुम्हारा बिरजू जहां कहीं भी होगा अतिशीघ्र हम तुम्हारा उससे मिलन करवा देंगे। माखन सिंह। हुक्म महाराज। हमारा डेरा इसी जंगल में डलवा दिया जाए और तुरंत कुंदन सिंह को खोजकर हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा महाराज। लो कर लो बात। चुन्नीलाल। बल्कि महाराज वीरेंद्र सिंह के अंगरक्षक हैं अपरिचित। हट जाओ हमारे मार्ग से, हमें डाकू कुंदन सिंह को घेरने जाना है। वापस लौट जाओ, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। डाकू कुंदन सिंह को खोजना इतना आसान नहीं है जितना तुमने समझा है। तुम हमारी शक्ति को जानते नहीं हो अपरिचित। यदि तुम डाकू कुंदन का ठिकाना जानते हो तो शीघ्र ही हमें बता दो। कुंदन सिंह दिन के उजाले में किसी को दिखाई नहीं देता। वो लूट मार करने के लिए तब निकलता है जब आकाश में सूरज डूब जाता है और इस जंगल में चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है। और कुंदन सिंह रात को निकलता है, इसलिए तुम रात होने की प्रतीक्षा मत करना, वरना डाकू कुंदन सिंह आकर तुम सबको मार डालेगा। फिर मुझे ही तुम सबकी लाशों को जलाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ लौट जाओ, मैं कहता हूँ वापस लौट जाओ, चले जाओ। मैं थक गया हूँ। तुम सभी भटके हुए मनुष्यों का अंतिम संस्कार करते करते। हुजूर, ये तो पागल लगता है, इसके बातों में समय नष्ट ना कीजिए। तुम ठीक कहते हो, चलो। कोई नहीं बचेगा, सब मारा जाएगा। कुंदन सबको मार डालेगा। अब मैं इस जंगल में सूखी लकड़ियां चुनूंगा और तुम सबकी अर्थी सजा कर रखूंगा।
बेरो बेरो, जल्दी करो। हुक्म कीजिए हुजूर, हम दासों का आज किसका वध करना है? महाराज वीरेंद्र सिंह का। अरे बेवकूफो, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? साफ सुन गया तुम्हें? महाराज का वध चुनारगढ़ के महल में नहीं बल्कि इन्हीं जंगलों में करना है। तो क्या महाराज वीरेंद्र सिंह महल से बाहर निकलने वाले हैं? बाहर निकल चुके हैं। आज मौका मिला मुझे बदला लेने का। अब जल्दी करो, कहीं खिसक ना जाए वो। चलो चलो, चलो। शाम होने वाली है, परंतु माखन सिंह अभी तक क्यों नहीं आए? कहीं बिरजू की तरह डाकू कुंदन सिंह ने उन्हें भी तो अगवा नहीं कर लिया महाराज। मुझे बहुत डर लगने लगा है महाराज। हमारे होते हुए तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है काजल। और माखन सिंह को बंधक बनाना कोई आसान कार्य नहीं है। घबराओ मत, हम अभी पता लगवा देते हैं कि माखन सिंह को आने में इतना समय क्यों लग गया। सैनिकों, हुकुम महाराज। जाकर के पता लगाओ कि माखन सिंह सैनिकों के साथ कहां है। क्षमा करें महाराज, आपको अकेले छोड़कर जाना उचित नहीं होगा। उचित और अनुचित के विषय में हमें मत बताओ, तुरंत हमारे आदेश का पालन करो। जी महाराज। महाराज, पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। हमने कहा ना काजल, हमारे होते हुए कोई भी तुम पर अपनी दृष्टि उठाकर देख नहीं सकता। आपका मन कितना विशाल है महाराज, जो आपने मेरे लिए अपने समस्त सैनिकों को उस दरिंदे की खोज में भेज दिया जिसने मुझसे मेरे बिरजू को छीना था।
लानत है, सारा बना बना खेल बिगाड़ दिया आज इस माखन सिंह ने, वरना वीरेंद्र सिंह का काम तमाम हो गया था। कौन थे शत्रु और किसने इन्हें हमें मारने के लिए भेजा होगा? मैं इन्हें पहचान गई हूँ महाराज। ये सब उसी डाकू कुंदन सिंह के साथी हैं जिसने मुझसे मेरे बिरजू को छीना था। अब कुंदन सिंह का शीश उसके धड़ से अलग होने से कोई नहीं बचा सकता। तो महल वापस लौट चलिए महाराज, हम तुरंत सैनिकों को आदेश देकर इस पूरे जंगल की घेराबंदी करवा देते हैं। नहीं, अब हम महल तभी वापस लौटेंगे जब चंडीलाल की तरह डाकू कुंदन सिंह का भी कटा हुआ शीश अपनी आंखों के सामने देख लेंगे। माखन सिंह, चुनारगढ़ में संदेशा भेजकर कुछ अन्य दक्ष सैनिकों को यहां बुला लिया जाए। अब डाकू कुंदन सिंह का अंतिम समय निकट आ चुका है। डाकू कुंदन सिंह, अंधेरा होते ही भेड़िया मान से निकल गया है। इसका मतलब आज फिर कोई मौत की गहरी नींद सोने वाला है, आज फिर किसी का शीश कटने वाला है। परंतु कौन है वो अभागा जिसका लहू कुंदन सिंह बहाने वाला है? चोटी की कसम। अरे ओ कबीरा। हुकुम सरदार। देख तो, देख किसमें इतनी हिम्मत आ गई, हमारे इलाके में आके डेरा जमाए बैठे हैं। हाँ किसकी मौत आ गई है जो उसे कुंदन सिंह के समीप ले आई है? कसम भवानी की सरदार, जरूर कोई अभागा ही होगा जिसे डाकू कुंदन सिंह के खौफ का अंदाजा नहीं, वरना ये आपके इलाके में डेरा डालने की हिम्मत नहीं करता सरदार। तो फिर ठीक है, हम ही उसे लूट कर उसका काम भी तमाम कर देते हैं। वाह रे कुंदन सिंह, वाह वाह, तेरी तकदीर देख, तेरे ही दरवाजा खटका नहीं आई है। चलो साथियों, तैयार हो जाओ। सरदार। अब क्या हुआ कबीरा? सरदार वो देखिए, शाही सैनिक डेरे पर पहरा दे रहे हैं। डेरे में अवश्य ही चुनारगढ़ के शहंशाह ठहरे हुए हैं सरदार। चुनारगढ़ के शहंशाह इस समय इस वीरान जंगल में? हाँ शहंशाह शिकार खेलने के लिए आए होंगे सरदार, मगर लगता है अभी तक शिकार मिला नहीं होगा उन्हें। उन्हें शिकार मिला हो न मिला हो, लेकिन आज कुंदन सिंह को अपना शिकार जरूर मिल गया है कबीरा। आज रात कुंदन सिंह उन बेशकीमती हीरे जवाहरातों को लूटेगा जो चुनारगढ़ के महाराज पहन के बैठे हुए हैं। चलो साथियों, तैयार हो जाओ धावा बोलने के लिए। नहीं सरदार नहीं, अगर हमने धावा बोला तो सारे के सारे बेमौत मारे जाएंगे सरदार। भलाई इसी में है सरदार कि रास्ता बदलकर फौरन यहां से निकल लेते हैं दूर तक। खामोश कबीरा, क्या तू अपने ही गिरोह के बनाए हुए असूलों को भूल गया? जो डर गया वो मर गया। ये 4 सैनिक 4 घड़ी के लिए हमारे साथ मुकाबला नहीं कर सकते। आप ठीक कह रहे हैं सरदार, लेकिन 4 सैनिकों के मारे जाते ही चुनारगढ़ की सारी सेना हम पर टूट पड़ेगी, और इसके बाद क्या होगा? हमारे खानदान में 7 पुश्तों तक कोई जिंदा नहीं बचेगा सरदार। आप तो जानते हैं सरदार कि लूटपाट राजाओं के साथ नहीं, सेठ और साहूकारों के साथ करनी चाहिए।
निकल चलिए सरदार। सरदार, कसम भवानी की सरदार, कभी तो कबीरा की बात मान लीजिए। मान लीजिए सरदार, चलिए। ठीक है कबीरा, खुश हो जा तू। खुश हो जा कि आज सरदार ने तेरी बात मान ली। शुक्रिया सरदार, शुक्रिया। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। चलो साथियों, इससे पहले कि चुनारगढ़ के सैनिकों की नजरें हम पर पड़े, हमें यहां से गायब हो जाना चाहिए। जय भवानी। किसी भी समय हमें डाकू कुंदन सिंह की सूचना मिल सकती है महाराज, क्योंकि डाकू कुंदन सिंह रात के अंधेरे में डाका डालने के लिए अवश्य निकलता है। आधी रात बीत चुके हैं माकन सिंह, मगर हमारे गुप्तचर अभी तक डाकू कुंदन सिंह के दिखाई देने का कोई समाचार लेकर नहीं आए। हमारे गुप्तचर सूचना लेकर नहीं आएंगे महाराज, क्योंकि जैसे ही वे डाकू कुंदन सिंह को देखेंगे, इसकी सूचना हमें स्वयं ही मिल जाएगी। कैसे? कुंदन को देखते ही हमारे गुप्तचर नगाड़े बजा बजा कर यह संकेत भेज देंगे कि डाकू कुंदन किस दिशा से चला आ रहा है। मैंने ये योजना इसलिए बनाई है कि सूचना भेजने में समय नष्ट ना हो और नगाड़ा बजने की दिशा में हम तुरंत जाकर डाकू कुंदन सिंह को घेर सके। हम तुम्हारी इस योजना से अति प्रसन्न हुए माकन सिंह, और अब हमें यह आस होने लगी है कि अति शीघ्र हम उस डाकू को दंड देने में सफल हो जाएंगे जिसने काजल की आंखों में विरह के आंसू भरे हैं। महाराज, नगाड़ों की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी है। हमारे गुप्तचरों ने कुंदन को देख लिया है। अब आज्ञा दीजिए। चलो सैनिकों। महाराज वीरेंद्र सिंह अकेले हैं, उनके इस अकेलेपन का फायदा उठाना चाहिए। काजल, तुम अभी तक सोई नहीं? महाराज, बिरजू की याद और कुंदन के भय ने मेरी आंखों से मेरी नींद भी छीन ली है। चिंता मत करो, अब अतिशीघ्र बिरजू तुम्हारे पास आ जाएगा और उस डाकू को भी उसकी करनी का फल मिल जाएगा। फिर तुम्हारी सारी पीड़ा का अंत हो जाएगा। आप कितने महान हैं महाराज, जो अपने इस चरणों की धूल को भी इतना सम्मान दे रहे हैं। मुझ तुच्छ दासी के लिए इतना कष्ट मत उठाइए महाराज। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप महल लौट जाइए। काजल, तुम्हारे कष्टों को दूर किए बिना हम महल का सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं काजल? क्योंकि प्रजा का दुख मिटाए बिना राजा को सुख प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। अब मनुष्य नहीं, देवता है महाराज। मुझे अपने कदमों में स्थान देकर मेरा उद्धार कर दीजिए। मैं सदा आपके कदमों की धूल बनकर रहना चाहती हूँ। ये नगाड़ों की आवाज दूसरी दिशा से कैसे आने लगी, जबकि कुछ समय पूर्व यह आवाज उस दिशा से आ रही थी जिस ओर माखन सिंह गए थे।
क्या हुआ महाराज? आप इतने चिंतित कैसे हो गए? और ये नगारों की ऐसे विचित्र सी ध्वनि क्यों सुनाई दे रही है? अवश्य ही हमारे साथ कोई छल हुआ है काजल। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे किसी शत्रु ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच दिया है। षड्यंत्र? मुझे बहुत डर लग रहा है महाराज। आगे बढ़ने से कोई लाभ नहीं। हम अपना मार्ग भटक गए हैं। अवश्य डाकू कुंदन सिंह किसी दूसरे मार्ग से निकल गया है। अब इस मार्ग से आगे जाना उचित नहीं। चलो हम भी अपना मार्ग बदल देते हैं। माखन सिंह, चुनीलाल जी, आप इस भयानक जंगल में क्या कर रहे हैं? अरे माखन सिंह, तुम भी इतनी रात के इसी जंगल में किसी को तलाश कर रहे हो? यही प्रश्न तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं चुन्नीलाल जी, कि आप महल को छोड़कर इस घनघोर अंधेरे में किसे ढूंढ रहे हो? अरे भाई, मैं तो उस बदनसीब काजल को ढूंढ रहा हूं। 2 दिन से महल में उसका पता ही नहीं। पगला की बिरजू की याद में पता नहीं कहां घूमती रहती है। इसका मतलब सत्य यही है कि उसके बिरजू को डाकू कुंदन सिंह उठाकर ले गया था। अरे भाई, ये किस्सा तो नौकड़ का बच्चा जानता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? स्वयं काजल ने महाराज को यह बताया था चुनीलाल जी। मगर अब चिंता की कोई बात नहीं है। काजल इस समय महाराज के खेमे में सुरक्षित है और मैं उन्हीं के आदेश पर डाकू कुंदन सिंह को खोजने आया था, परंतु संजोग से आपसे भेंट हो गई। चलो, इस बात की तो खुशी है कि काजल सुरक्षित है, लेकिन महाराज को सब पता है उसने? महाराज को तकलीफ में डाला, तुम्हें तकलीफ में डाला। क्या करती है लड़की? मुझे महाराज का खेमा क्या बताओ, मैं वहां जाके इस लड़की को फौरन नौकर भेज दूंगा। कहाँ है महाराज का खेमा? काजल, ये क्या? तुम्हारी आंखों में फिर आंसू? हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हारे जीवन में खोई हुई खुशियों को हम अति शीघ्र वापस लौटा देंगे। जानती हूँ महाराज, जिसके पास आपका साथ हो, भला उससे खुशियां दूर कैसे जा सकती है? अगर ये जानती हो तो क्यों इस तरह आंसू बहाए जा रही हो? विश्वास रखो काजल, हमने तुम्हें जो वचन दिया है उसे पूर्ण किए बिना हम चैन से नहीं बैठेंगे। मुझे एक और वचन दीजिए महाराज, कि आप हमेशा मेरा साथ देंगे। आपने मुझे जो अपनापन दिया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। काजल, स्वयं को संभालो। हम तुम्हारा साथ दे तो रहे हैं। मुझे जीवन भर का साथ चाहिए महाराज। जब से आपको देखा है, आपकी पूजा करने का मन करता है। बस आपको देखते रहने की इच्छा होती है। काजल, ऐसा मत कहो काजल, ऐसा मत कहो काजल। हम ठीक है महाराज, यदि मुझे वचन नहीं दे सकते तो मत दीजिए, किंतु अपने मन के मंदिर में जगह दे दीजिए। मैं मृत्यु का वरण कर सकती हूँ, किंतु आपको अपने मन के मंदिर से नहीं निकाल सकती, कभी नहीं निकाल सकती।
महाराज की जय हो। चुन्नीलाल, आप इस वक्त यहाँ? महाराज, मैं काजल को ढूंढने निकला था। अचानक जंगल में रात पड़ गई, मैं भटक सा गया। ये तो भला वो माखन सिंह जो वहां मिल गए। इन्होंने बताया कि आपने यही खेमा डाला हुआ है, तो आपके दर्शन के लिए चला आया। हम भ्रमण करने आए थे चुन्नीलाल, और वहीं काजल से भेंट हो गई, और ये पता चला कि डाकू कुंदन सिंह ने बिरजू का अपहरण करके इसकी खुशियों पर ग्रहण लगा दिया है। और उसी वक्त हमने डाकू कुंदन सिंह को पकड़ने और बिरजू को कुंदन के बंधन से मुक्त करने का निर्णय ले लिया है। क्या बचपना है काजल, क्या बचपना है ये। महाराज के सामने अपना दुखड़ा रोने की क्या जरूरत थी तुम्हें। हमारे महाराज कितने भले इंसान हैं। एक सहानुभूति की उंगली क्या दी, तुम पहुंचे तक पहुंच गई। अरे 1000 बार समझाया तुम्हें, बिरजू का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कुंदन ने मार काट के फेंक दिया उसे। महाराज, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं आपसे। देखिए, ये तो पगला गई है बिरजू की याद में। आप ये जंगल का चक्कर छोड़िए और फौरन महल वापस लौट चलिए। बस चुनारगढ़ पहुंचते ही काजल को तो मैं नौकड़ भेज दूंगा। थक गया हूं इससे। काजल पर इतना क्रोधित होना ठीक नहीं है चुन्नीलाल। इसमें इस बेचारी का कोई दोष नहीं है, परंतु ये बात अटल है कि अब हम महल तभी वापस लौटेंगे जब डाकू कुंदन को पकड़ लेंगे। क्या हुआ माखन सिंह, क्या तुम्हें डाकू कुंदन सिंह कहीं दिखाई नहीं दिया जो तुम उसे बंदी बनाए बिना वापस लौटाए? वो मुझे दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दिया महाराज, और ना ही हमारे वो गुप्तचर दिखाई दिए जिन्होंने नगाड़े बजा बजाकर हमें ये संकेत भेजा था। हमें लगता है कि डाकू कुंदन सिंह को संदेह हो गया है, इसलिए वो कहीं दुबक गया है। अवश्य ही डाकू कुंदन हमसे कोई छल कर रहा है माखन सिंह, क्योंकि तुम्हारे जाते ही नगाड़ों की आवाज दूसरी दिशा से आने लगी थी। जो भी हो, किसी भी स्थिति में हम डाकू कुंदन को भाग निकलने का मौका नहीं देंगे। हमें डाकू कुंदन सिंह चाहिए, वो भी जिंदा, ताकि हम उसे उसके किए का दंड दे सके। वीरा, हमार आग जो देखी रही तो हार आग भी वही देखी रही है का? हाँ सरदार, सामने से तो 2 छुकरियां आती नजर आ रही हैं सरदार, मगर कसम भवानी की ये समझ में नहीं आ रहा कि वो दोनों हैं कौन। कसम है चुटिया की कबीरा, वो का पता तो हम लगा ही ले, पर ही 2 छोकरिया को देख के हमार मन में भी धड़क धड़क हो ही रही है। हाँ, चलो रे, पकड़ो इस छोकरिया को, चल। जय भवानी, जय भवानी। कौन है वो घुड़सवार जो इस ओर चले आ रहे हैं? कहीं शिवगढ़ के कोई शत्रु तो नहीं जो हमारे खोज में निकले हैं? नहीं, वो कोई डाकू दिखाई देते हैं राजकुमारी जी। तुरंत यहाँ से भागकर किसी अंधेरी जगह छुप जाते हैं। कसम है चुटिया की कबीरा, कहाँ चली गई वो दोनों छोकरिया? उनका तो हमने यही दिशा में आते हुए देखे रही, अभी कहा उनको धरती खाए रही, आसमान निकल गया। वो दोनों छुकरिया आई तो इधर ही थी सरदार, मगर लगता है अंधेरे का फायदा उठाकर
यहीं कहीं छिप गई हैं। साथियों, ढूंढो उन दोनों को, और ध्यान रहे अगर वो हमारे हाथ से निकल गई तो कसम भवानी की सरदार तुम्हारे हाथ कटवा कर फेंक देगा। चलो ढूंढो। कौन है बे? किसका हिम्मत है जो हमारे सामने आके हंसी रही? सामने आओ तो। लगता तो कोई जाना पहचाना हुआ ही है सरदार। पहचानो पहचानो, कौन हूं मैं? क्या अभी भी शिवगढ़ और चुनारगढ़ के इस इकलौते सम्राट को तुमने नहीं पहचाना? डाकू सम्राट कुंदन सिंह। अरे कसम है चुटिया की कबीरा, ये तो ही बुड़बक है किस्मत का मारा जो हमसे कहीं ना कहीं टकराए रही। भवानी की सरदार, ये पागल काम आ सकता है हमारे। हो सकता है इसने उन दोनों छोकरियों को भागते हुए देखा हो। अरे ओ बुड़बक, तू यहाँ से कोई दो छोकरिया को भागते हुए देखे रही है का? यदि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तो तुम क्या कर लोगे? गर्दन काट देंगे सरदार तेरी। और अगर बता दिया तो बख्श देंगे सरदार। क्यों सरदार? लो काटो, देखते क्या हो? काट कर फेंक दो मेरा शीश, फिर देखना तुम्हें कौन बताता है कि शिवगढ़ की राजकुमारी कहाँ छुपी हुई है। कसम है चिटिया की, शिवगढ़ की राजकुमारी, और यहाँ इस वीरान जंगल में। वो शिवगढ़ की राजकुमारी है, और उसके साथ जो भाग रही थी ना, वो उसकी सखी है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम लोगों ने उसे खरोच भी लगाई ना, तो मैं शिवदत्त से कह के तुम सबके शीश कटवा दूंगा। अरे ओ कबीरा, कसम है चुटिया की, चुनारगढ़ के शहंशाह तो हमारे हाथ से बची रही, पर ई राजकुमारी को हमारी इन दो हाथ से कौन बचाई है? लगता है हमार किस्मत जोरों पे रही है, तभी उसको यहाँ भेज दे रही कि हमार रानी बन जाए। अरे ओ बुड़बक, कसम है हमार चुटिया की, आप सीधी तरह से बताए रही है कि नहीं कि वो राजकुमारी कौन दिशा में गई है? नहीं तो तुम्हारी खोपड़िया है ना, उसे धड़ से अलग कर दे रही। समझा कि नहीं? वो सोर गई है। लो, मैंने बता दिया, अब तो नहीं हमारा शीश काटोगे डाकू सम्राट। कसम है इस चुटिया की, ये डाकू राजा का धड़ अलग कर सकी, पर तुहार रंग को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ सकी। जा, छोड़ दिया हम तेरे को। चलो, वाह मायाजाल, फिर तुमने राजकुमारी के प्राण बचा लिए। राजकुमारी किशोरी, बाहर निकलिए, मेरी युक्ति सफल हो गई। तुम जैसी अनजान सखी पर हमें गर्व है मायाजाल। अब हमें विजयगढ़ की ओर तुरंत निकल जाना चाहिए, वरना डाकू या शिवगढ़ के किसी शत्रु की नजर हम पर फिर से पड़ सकती है।
प्यास लग रही है, हम आगे और नहीं चल सकते। थोड़ा सांस और रखिए राजकुमारी, बस कुछ ही दूर और चलेंगे तो हम विजयगढ़ और चुनारगढ़ की सीमा पर पहुंच जाएंगे। हमारा कंठ प्यास से सूख गया है, कहीं से हमें पानी लाके दो। ठीक है राजकुमारी, यदि यहाँ आसपास कोई नदी दिखाई दे तो हम अभी आपके लिए पानी ले आते हैं, परंतु जब तक हम यहाँ लौट ना आए आप इसी स्थान पर रहना। हे ईश्वर, बस एक बार युवराज इंद्रजीत से मिलन करवा दे, फिर चाहे तुरंत अपने पास बुला ले। कसम चोटिया की। कसम चोटिया की कबीरा, ये वो चांद का टुकड़ा रही जी का हम ढूंढ रही। कसम भवानी की सरदार, किस्मत बहुत ही बुलंद पाई है आपने, जो ये चांद का टुकड़ा खुद ब खुद आपके कदमों में आ गया। मगर सरदार, वो दूसरी छुकरिया कहाँ गई जो इसके साथ भाग रही थी सरदार? अरे हमका उसे कोनो मतलब नहीं रे, हमका मतलब तो ई पूनम का चांद से रही। जब तोहार किस्मत का सितारा चमकी तो खुद ब खुद वो छोकरिया तोहार गलती में आकर गिरे रही है। अरे ओ छोकरा, उठा लो इसका और ली चलो हमार खास अड्डे में। कोई हमारे पास नहीं आएगा, यदि किसी ने हमें छूने की कोशिश की तो हम उसे मृत्यु दंड दे देंगे। अरे ये मिर्ची तो बहुत तीखी है रे, खाने में बहुत मजा आई। छोड़ो हमें, हम कहते हैं छोड़ दो हमें, चले जाओ, हमें छुओ मत तुम लोग। जब तू हमार रात की रानी बनी ना, कसम इस चुटिया का हमका मारी डाली। अरे ओ कबीरा, देख तोहार भौजाई गुस्से में कितना खूबसूरत दिखती रही है। आज तो तोहार सरदार का मुराद पूरा हो गया। चलो रे छोकरा, ला इसे डाला हमार घोड़े पे। अभी हम इसको लेके जा रही, पर संभाल के। हाँ, इसकी गोरी गोरी नरम नरम चमड़ी पर अगर एक भी जख्म आया ना तो कसम है इस चुटिया का, हम तोहार सब का खाल खींचे दे रही, समझे क्या? ये तो अनर्थ हो गया, राजकुमारी को डाकू उठाकर ले गए। अब इस जंगल में मेरी सहायता कौन करेगा? लगता है अब राजकुमारी की मदद के लिए मुझे सुबह की प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि सुबह के उजाले में ही मैं घोड़ों के पैरों के निशानों के सहारे डाकुओं तक पहुंच सकती हूँ।
कौन है वो युवती जो अकेली इस निर्जन जंगल में चली जा रही है? ठहरो। कौन हो तुम? घुड़सवार। अगर यही प्रश्न मैं तुमसे पूछूं तो इसका उत्तर तुम्हें भी मिल जाएगा। पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? मैं चंडीलाल की शिष्य रागिनी हूँ। अब परिचय देने की बारी तुम्हारी है घुड़सवार। हम शिवगढ़ के भावी सम्राट गजराज सिंह हैं और हम अपने होने वाली रानी राजकुमारी किशोरी की खोज में निकले हैं। परंतु तुम्हारे गुरुदेव चंडीलाल का तो शीश काटकर महायोद्धा अभिमन्यु ने अपने महाराज के चरणों में चढ़ा दिया है। जानती हूँ, मुझे इस बात का सदा अफसोस रहेगा कि इतनी शक्तियों के स्वामी होते हुए भी उन्हें अपने प्राण गंवाने पड़े। अब उनके बिना मेरा इस जंगल में भटकना व्यर्थ है। परंतु तुम ये सब कैसे जानते हो कुंवर गजराज? हमने मार्ग में चंडीलाल का शव देखा था और चंडीलाल की बुरी मृत्यु के बारे में हमारे गुप्त जनों ने हमें सब कुछ बता दिया। परंतु शिवगढ़ से भागी उस राजकुमारी के बारे में हमें अभी तक कुछ भी नहीं पता चला। क्या तुमने उन्हें किसी अन्य युवती के साथ देखा है? मैंने कुछ समय पहले ही 2 युवतियों को विजयगढ़ के मार्ग की ओर जाते हुए देखा है, मगर मैं दूर से ये नहीं पहचान सकी कि वो दोनों कौन थे। उनमें से अवश्य एक राजकुमारी किशोरी होगी। शीघ्र बताओ, वो दोनों युवतियां किस दिशा में गई हैं? उस दिशा में, और अभी वो 2-3 कोस से ज्यादा दूर नहीं गई होंगी। वाह काजल वाह, भाई तुमने तो कमाल ही कर दिया। कमाल की मीठी छुरी हो तुम। मान गए तुम्हें। बस कुछ दिनों तक महाराज को और जंगलों में उलझाए रखो। इस बार तो बच गए, लेकिन अब मेरे हमले से नहीं बचेंगे। मैं भी तो देखूं बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाती है। अब आप निश्चिंत रहिए चुन्नीलाल जी, महाराज का मन जीतने में मुझे सफलता मिल गई है, और जब तक मैं नहीं चाहूंगी महाराज महल तक नहीं पहुंच सकते। अच्छी बात है, लेकिन काजल, मेरे अंदर की बदले की आग पर और भी तेज हो गई है। 4 वफादार मारे गए मेरे। वो कमबख्त माखन सिंह बेवक्त आ गया, न आज महाराज का अंतिम संस्कार हो रहा होता। चुन्नीलाल जी, महाराज ढोंग शुरू कर दीजिए। बहुत भारी भूल हो गई मुझसे जो तुम्हें चुनारगढ़ बुला लिया। अरे तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया? महाराज अपने महल का सुख चैन छोड़कर अपनी प्यारी चंद्रकांता से दूर यहाँ जंगल में भटक रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर। नहीं, अब तुम्हें माफ नहीं कर सकता। मैं माफ नहीं करता तुम्हें। तुम जाओ जाओ, नगर वापस जाओ। शांत हो जाओ चुन्नीलाल। महाराज, महाराज आपको इस घने जंगल में देख के भला मैं शांत कैसे रह सकता हूँ? यहाँ आपकी हिफाजत का माकूल इंतजाम भी तो नहीं है। यदि किसी ने अचानक हमला बोल दिया तो चंद सैनिक आपकी क्या हिफाजत कर सकेंगे? महाराज, इस नादान की बातों को भूल जाइए और महल वापस लौट चलिए। आप हमारी चिंता मत कीजिए चुन्नीलाल जी, महल से कभी भी अन्य सैनिक यहाँ पे पहुंचते होंगे, क्योंकि हमने महल में संदेशा पहुंचा दिया था। मगर महाराज, वहां चुनारगढ़ का काम कौन संभालेगा? और आपकी गैर हाजिरी में अगर वहां किसी ने कोई साजिश रख दी तो? अब हमें किसी भी साजिश की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमें आप पर पूरा भरोसा है। महाराज, आपको मुझ पर इतना भरोसा है, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन महाराज, मैं तो यहाँ हूँ जंगलों में आपके साथ। चुन्नीलाल, आप महल वापस लौट जाइए और हमारी अनुपस्थिति में महल की बागडोर संभालिए, क्योंकि ये बात तय है कि अब हम महल तभी वापस लौटेंगे जब डाकू कुंदन सिंह को बंदी बना लेंगे। मगर हमने जो आदेश दिया है उसी का पालन कीजिए। महल पहुंचते ही हमारा यह संदेश पद्मनी को दे दीजिएगा कि हम शीघ्र से शीघ्र अपना कार्य पूर्ण करके महल पहुंच जाएंगे। पद्मनी यह संदेश महारानी चंद्रकांता को दे देगी। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। लेकिन महाराज, एक बार सोच लीजिए। देखिए, महल लौट चलिए,
इस लड़की को नौगढ़ भेज दीजिए, ये आपको मुसीबत में डाल सकती है। चुनीला, अब काजल नौगढ़ नहीं बल्कि अपने बिरजू के साथ चुनारगढ़ के महल जाएगी, क्योंकि हमने इसे ये वचन दे दिया है। तुम जा सकते हो। प्रणाम महाराज। तुम इतना गुस्सा। चुनीलाल। जी महाराज। एक कमबख्त माखन सिंह भी जी का जंजाल बना हुआ है। बेवक्त पहुंचा था जब देखा, रात को मिल गया, महाराज से मिलना पड़ा। महाराज ने कह दिया जाओ चुनारगढ़ और महल के काम संभाला। अरे यहां से निकल जाऊंगा तो महाराज पे वार कैसे करवाऊंगा? चुन्नीलाल चुन्नटे खोल और यहां रहने की तरकीब सोच। सोच कोई तरकीब। मिल गई तरकीब। तेरा दिमाग भी कमाल का खुराफाती है चुन्नीलाल। नौजवान। हाँ? कहाँ जा रहे हो? तेजपुर। तेजपुर के रहने वाले हो? नहीं नहीं, मैं लखनपुर के चौधरी का बेटा हूँ। अच्छा अच्छा, लखनपुर के चौधरी के बेटे हो। क्या नाम है तुम्हारा? बलबीर सिंह। बलबीर सिंह, अच्छा लगा। तुम्हारा नाम तो बिरजू होना चाहिए। बिरजू? हाँ हाँ। शादी हुई तुम्हारी? नहीं। कुंवारे मर जाओगे? जी। महाराज, माखन सिंह, सैनिकों, कोई है? महाराज। महाराज, माखन सिंह। चुन्नीलाल, क्या हुआ? किसका शव है? महाराज, डाकू कुंदन ने काजल के बिरजू को मार डाला। बिरजू, बिरजू, उठो। बिरजू देखो, महाराज वीरेंद्र सिंह ने तुम्हें डाकू कुंदन सिंह से बचा लिया। चलो घर चलो, आज हमारी शादी है। होश की दवा करो काजल, बिरजू मर चुका है। कुंदन मार के निकल गया उसे। नहीं नहीं, मेरे बिरजू को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। नहीं, मेरा बिरजू नहीं मर सकता। नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती बिरजू। बिरजू, बिरजू। कहाँ है कुंदन सिंह? क्या तुमने उसे देखा है चुन्नीलाल? जी महाराज, जब तक मैं इस बदनसीब तक पहुंचता, डाकू काले जंगल में निकल चुके थे। महाराज, लगता है
डाकू कुंदन को शक हो गया है कि आप उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए उसने काजल के बिरजू की जान ले ली। महाराज, मैं जीना नहीं चाहती महाराज, अब मेरा गला घोट कर मुझे मार दीजिए। काजल, खुद को संभालो। मृत्यु तुम्हारी नहीं, उस डाकू कुंदन सिंह की होगी जिसने इस निर्दोष की हत्या की है। तुम्हारे इस दुख में अब हम भी तुम्हारे साथ हैं। माखन सिंह। हुक्म महाराज। महल से हमारे सैनिक खेमे तक कब पहुंचेंगे? किसी भी समय पहुंच सकते हैं महाराज। गुप्तचरों से संदेश मिल चुका है कि सैनिक हमारे खेमे के बहुत समीप आ चुके हैं। इस जंगल के चप्पे चप्पे को घेरने की तैयारी करो माखन सिंह, क्योंकि अब डाकू कुंदन सिंह का वध स्वयं महाराज वीरेंद्र सिंह के हाथों होगा। खोल दो हमें, हम कहते हैं खोल दो हमें। तुम सबको मृत्युदंड मिलेगा। मृत्युदंड। अरे ओ कबीरा, सब ठीक बा ना? बाकी सब तो ठीक है सरदार, मगर इस छोकरिया ने परेशान करके रखा हुआ है। अब इससे ज्यादा इसे नहीं संभाल सकता मैं। कसम भवानी की, अब अपनी अमानत खुद ही संभालो। कसम चुटिया की, आज तक तो हम ही संभाली रही और आगे भी हम ही संभाली। अरे ओ छोकरी, चुटिया की कसम, तू किसी होर से तो कम नहीं है। इतना खूबसूरत छोकरी या तो स्वर्ग का मेनका हुई, या वो आसमान का परी, या फिर किसी देश का राजकुमारी हुई। ऐसा हमने अब तक सुने रही, पर आज अपनी आंखों से हम अपने आंखों से देखे रहे। शिवगढ़ की राजकुमारी को इन पापी हाथों से छूने की सजा मौत होती है। अब भी समय है, आजाद कर दे हमें, अन्यथा इस भूल की सजा तुम्हें तुम्हारे प्राण देकर चुकानी पड़ेगी। शिवगढ़ का राजकुमारी इतना रात को इस सुनसान जंगल में घूमने को निकली रही। अरे कबीरा, ये तो गजब होएगा। रात को कुंदन सिंह भी तो अपना शिकार के लिए निकले रहे। क्यों भाई कबीरा? हाँ सरदार, और फिर आप भी तो हमारे इस जंगल के राजकुमार की तरह ही हैं। कसम भवानी की, क्या खूब जोड़ी जमेगी आप दोनों की, क्यों साथियों? शर्म आ गए सरदार। जब मौत आती है तो इंसान की बुद्धि और मति दोनों भ्रष्ट हो जाती है, जैसे तेरी आई है। तेरा सर्वनाश निश्चित है। कसम चुटिया की। अरे ओ कबीरा, ये तो बहुत तीखी है रे। इसका खान में तो बहुत मजा आई। अगर ये हमका कुछ बरस पहले मिली रही होती तो आज कबीरा कवारा न होता। कसम भवानी की सरदार, तो रोका किसने है? मौसम भी है, आग भी सामने है, और ये गन्नू मंत्र भी अच्छे पढ़ लेता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पर्वत ध्वज है, तो ले लो साथ मेरे।
साथ मेरे ले लो। अरे नहीं कबीरा नहीं, इन मामला में जल्दबाजी नहीं, इनमें तो प्यार से तनिक धीरे धीरे आगे बढ़ना रही। अमीका उठा के लाई रही, इस गिरोह में लाई रही, यहाँ का रानी बनाने का वास्ते। बस तूने यही बहुत बड़ी भूल कर दी। यदि शिवगढ़ में किसी एक को भी पता चला कि तूने हमारे साथ बदसलूकी की है तो मौत तुझे तेरे ठिकाने से खींचकर शमशान घाट तक ले जाएगी। याद रखना। गजराज यहाँ, लेकिन इसके साथ ये लड़की कौन है? पता लगाना होगा। कुंवर गजराज! कुंवर गजराज! बोलो चंगेज, क्यों पुकारा तुमने हमें? ये जानने के लिए कि तुम जंगल में क्या कर रहे हो। वही जो तुम और तुम्हारे आका यहाँ करने आए हैं। और क्या हुआ राजकुमारी किशोरी का? लगता है तुम उसे अभी तक ढूंढ नहीं पाए, इसीलिए जंगलों में इधर उधर भटक रहे हो। चंगेज की निगाहों से शहजादी आलिया ज्यादा देर तक छुप कर नहीं रह सकती, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम अचानक जंगल में कैसे आ गए? तुम्हें तो मेरे आका ने भवानी सिंह पर नजर रखने के लिए कहा था। गजराज तुम्हारे आका का गुलाम नहीं है चंगेज, कि वो उसके हुक्म की तामील करे। और ये मत भूलो चंगेज कि हम तुम्हारे आका से खानदान में ही नहीं बल्कि औहदे में भी बहुत बड़े हैं। मैं जानता हूं गजराज कि तुम कितने बड़े खानदानी हो और कितने बड़े ओहदेदार हैं। और चंगेज ये भी जान गया है कि शहजादी आलिया और केसरिया के बाद आप किसी तीसरी लड़की पर बेखौफ डोरे डाल रहे हैं। कौन है ये लड़की? चंगेज की निगाहों ने इसे पहले कभी नहीं देखा और कभी देखोगे भी नहीं, क्योंकि तुम एक गुलाम हो और गुलाम बनकर ही रहो। अपनी औकात से बढ़कर अगर तुमने सवाल किया तो बहुत भयंकर दंड के भागीदारी बन जाओगे। सुनो रागनी, औकात से याद आया गजराज, जिस दिन ये चंगेज अपनी औकात में आ गया उस रोज तुम्हारी बची कुची इज्जत की शिवगढ़ के महल में धज्जियां उड़ जाएंगी।